हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें मैं एग्ज़ाम में आए हुए मैथ से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए 13 मार्च 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if the price of rice increases by 25%, a family buys 20 kg less rice. What was the initial consumption? कह रहा है कि राइस का प्राइस 25% इंक्रीज़ कर जाने की वजह से फैमिली को 20 kg कम राइस परचेज़ करनी पड़ रही है। तो बताइए कि फैमिली का राइस को लेके इनिशियल कंजप्शन क्या था। मीन्स जब राइस की प्राइस इंक्रीज़ नहीं की थी तो फैमिली कितना राइस कंज्यूम किया करती थी, यही बताना है। आपको पता होगा कि फैमिली कितना खर्च कर रही है राइस पे। अगर ये जानना हो तो आप प्राइस ऑफ राइस में क्वांटिटी ऑफ राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेंडिचर ऑफ राइस क्या हो रहा है, जिसे आप फॉर्मूले के रूप में कहते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, जहाँ पे कंजप्शन जो होता है वो क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब प्राइस क्या हुआ है, 25% इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, राइस की प्राइस 25% इंक्रीज़ हो गई है और प्राइस की इंक्रीज़ होने की वजह से फैमिली ने कंजप्शन को कम कर दिया है, मीन्स डिक्रीज़ कर दिया है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई फ़र्क नहीं लाया है। मतलब जितना खर्च वो पहले राइस पे कर रही थी जब प्राइस कम थी, उस समय जितना खर्च कर रही थी, आज प्राइस बढ़ जाने की वजह से भी ओवरऑल वो उतना ही खर्च कर रही है, बस क्वांटिटी अपनी कम कर दी वो। तो इसमें क्या हुआ है कि प्राइस अगर पहले 100 रुपया हुआ कर रही थी तो अब 25% बढ़ के 125 रुपीज़ हो गई है, जिससे कि एक्सपेंडिचर तो इसका जो पहले हुआ करता था आज भी उतना ही एक्सपेंडिचर है। मीन्स दोनों टाइम पे अगर एक्सपेंडिचर को आपस में डिवाइड किया जाए तो इस प्रकार मुझे ये प्राइस में क्या मिलेगा, प्राइस में मिल जाएगा ये 5/4, ये मुझे मिलेगा फ्रैक्शन। तो ऐसे में यहाँ पे कंजप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, कंजप्शन मिल जाएगा 4/5, क्योंकि आप 5/4 में 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। सीधी सी बात है। तो प्राइस का जो रेशियो है उसका इन्वर्स रेशियो कंजप्शन का आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले कंजप्शन अगर 5 kg का था तो अब फैमिली 4 kg कंजप्शन कर रही है, लेकिन कंजप्शन कम कितना हुआ है, 20 kg हुआ है। और यहाँ से देखेंगे तो कंजप्शन कितना आपको यहाँ कम दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है कम। मतलब अगर इस 1 को 20 kg में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका इनिशियल कंजप्शन था वो कितना हो गया, 100 kg, और फाइनल कंजप्शन कितना हो गया, फाइनल कंजप्शन हो गया इसका 80 kg। मतलब कि जब प्राइस कम थी उस टाइम तो 100 kg फैमिली परचेज़ कर रही थी राइस को, जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज़ कर गई तो 20 kg कम परचेज़ करने लगी और इस प्रकार अब वो फाइनल परचेज़ कर रही है 80 kg। लेकिन आपका आंसर 100 kg होगा क्योंकि आपसे इनिशियल कंजप्शन पूछ रहा है। तो काफ़ी बेसिक तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए, इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसे मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है। जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कोई रिज़ल्ट आपको मिलता हो और ऐसे में इसका जो एक मल्टीपल है वो अगर x% इंक्रीज़ करता है और जो दूसरा मल्टीपल है वो y% इंक्रीज़ करता है, तो जो इसका रिज़ल्ट है ना वो x + y + xy अपॉन 100% इंक्रीज़ करेगा। अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला, ये सभी उस फॉर्मूले पे अप्लीकेबल है। मतलब ये जो मेथड है ये सब उस फॉर्मूले पे अप्लीकेबल है जहाँ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कोई रिज़ल्ट मिलता है। क्लियर है? अब यहाँ से भी आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ प्राइस क्या हुआ है, 25% इंक्रीज़ हो गया है, और प्राइस इंक्रीज़ होने से जो कंजप्शन है उसे डिक्रीज़ करना पड़ा है। मान लेते हैं y% डिक्रीज़ हुआ है, और क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस साइन लगेगी। जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है और जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन लगेगी। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा XY/100 मतलब 25 इंटू Y/100। अब ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है उसके आधार पे। यहाँ पे लेकिन एक्सपेंडिचर तो ना बढ़ा है ना घटा है, मतलब 0% इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इक्वल टू 0 होगा। हाँ, यहीं अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता कि राइस की प्राइस 25% इंक्रीज़ हो जाने की वजह से फैमिली को 20 kg कम राइस परचेज़ करनी पड़े, फिर भी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज़ हुआ है, तो ऐसे में इक्वल टू मैं 10 रखती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ता तो इफ़ेक्ट पड़ने के बाद भी लिखता, नहीं कुछ इफ़ेक्ट पड़ने के बाद लिखा, इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, मतलब 0% इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे में आप क्या करेंगे, 25 माइनस वाई माइनस 25/100 इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके y फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब कितना परसेंट जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है वो मुझे ईजिली इस इक्वेशन से पता चल जाएगा, जो कि होगा 25 इक्वल टू 125 y/100, जिससे कि मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 25 इंटू 100/125। क्लियर है? सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 20, मतलब कि जो कंजप्शन है वो कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, वो 20% डिक्रीज़ हुआ है। तो 20% ऑफ कंजप्शन आपका क्या बता रहा है, 20 kg, क्योंकि जो डिक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी वो तो 20 kg है, तो 20% ऑफ कंजप्शन तो 20 kg है, तो इसका इनिशियल कंजप्शन तो 100% ऑफ कंजप्शन था, तो वो कितना हो जाएगा 100 kg। इस वजह से आप ईज़िली अपने इनिशियल कंजप्शन जो 100% का कंजप्शन है, जो फैमिली का पहले हुआ करता था, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 100 kg के रूप में होगा। सिंपल है, ईज़िली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, ऐसे फॉर्मूले आपको बहुत ईज़िली वैल्यू फाइंड आउट करके दे देते हैं, और एक बार आपके दिमाग में फिट हो गए तो आप ईज़िली उस अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन कितना भी टफ करने की कोशिश करें, आप ईज़िली अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि टफ करने के लिए ऐसा करता कि 10% या 15% कुछ कह देता कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो ऐसे में आप इक्वल टू 10 लिख देते, या कह देते कि राइस की प्राइस 25% इंक्रीज़ की और फैमिली ने 20 kg को क्वांटिटी को कम कर दिया परचेजिंग में, तो ऐसे में एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज़ हो गया, मतलब ओवरऑल अब खर्च कम हो गया, जब तक क्वांटिटी गिरा दिया गया तो ओवरऑल खर्च उल्टे कम हो गया। ऐसे में क्या हो जाता, ऐसे में आप -10 लिख दिए होते, बस दैट्स इट। ईज़िली अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेते और इस फॉर्मूले की हेल्प से, और मैं समझती हूँ कि ये सबको तैयार भी होगा और ऐसे ही आप अपना ईज़िली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते होंगे। ये 2 मेथड बहुत है, और मैं समझती हूँ कि टफ से टफ भी क्वेश्चन आएगा तो आप ईज़िली अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, अगर आपको कोई डाउट लगता है इसका सॉल्यूशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या ऐसे इस पे बेस्ड कोई टफ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करते नहीं बन रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको क्लियर करके बता दूँगी। और आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि क्वेश्चन डे बाय डे तो थोड़ा सा लेवल अप कर ही रहा है, तो आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रेडर्स ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 5%. If he had sold the goods at the list price, what would be his profit %? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रेडर अपने गुड्स की लिस्ट प्राइस, मतलब अपने गुड्स की मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट ऑफ़र करता है,
तो ऐसे में उस ट्रेडर को 5% का लॉस हो जाता है। और यदि वो अपनी गुड्स को लिस्ट प्राइस पे ही सेल करता है तो ऐसे में उसे कितने % की प्रॉफिट होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है किसी प्रोडक्ट पे, किसी गुड्स पे, तो वो उसकी मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, जो कि लिस्ट प्राइस के रूप में यहाँ दी हुई है। और जब भी उस ट्रेडर को प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो उसको खुद की उसकी कॉस्ट प्राइस पे होगा, मतलब वो कितने रुपए में खुद वो परचेज़ किया है उस प्रोडक्ट को, उसके आधार पे ही उसे लॉस या प्रॉफिट होगा। उसने अगर जितने रुपए में ख़रीदा है खुद उस प्रोडक्ट को, अगर उतने रुपए से कम रुपए में सेल कर दिया तो ऐसे में उसे लॉस होगा। और जितने में उसने खुद उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है उससे अबव रुपए में अगर वो सेल करता है तो ऐसे में उसे प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ जब 20% का डिस्काउंट दिया गया है इसकी मार्क प्राइस पे, तो जो सेलिंग प्राइस बनी है वो 80% बनी है। 80% ऑफ मार्क प्राइस हुई है। जैसे कि अगर हम लोग शॉपकीपर के पास कोई आर्टिकल को या कोई गुड्स को परचेज़ करने जाते हैं और वो कहता है कि आपको 20% का मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो वो डिस्काउंट उसकी लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे देता है। तो अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो ऐसे में वो 80% ऑफ मार्क प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। और उसे खुद के लिए जो प्रॉफिट या लॉस बनती है वो तो उसकी खुद की कॉस्ट प्राइस के आधार पे बनती है, जितने में वो ख़रीदा होगा, जो हमें नहीं पता होती है। लेकिन ये अगर खुद की कॉस्ट प्राइस के आधार पे सेल प्राइस फाइंड आउट करे तो वो कैसे करेगा। अगर उसे 5% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कि उसने 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे अपने इस गुड्स को सेल कर दिया है। क्लियर है, क्योंकि 5% का उसे जो लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो ऐसे में 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस इस ट्रेडर के लिए सेलिंग प्राइस बन गई। क्लियर है। और डिस्काउंट के आधार पे 80% ऑफ मार्क प्राइस वो उसकी सेलिंग प्राइस बन गई। क्लियर है। तो बस मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस निकाल लेती हूँ, मतलब इनका रेशियो निकाल लेती हूँ, जो कि 95/80 हो जाएगा, जिसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 19/16। क्लियर है। मतलब कि अगर इस गुड की कॉस्ट प्राइस 16 रुपीज़ है, और तो ऐसे में अगर इस गुड्स की कॉस्ट प्राइस 16 रुपीज़ है तो ऐसे में इसकी जो मार्क प्राइस होगी वो 19 रुपीज़ होगी। और अगर ये ट्रेडर अपने गुड को लिस्ट प्राइस पे ही, मतलब मार्क प्राइस पे ही सेल करे, मतलब उसने खुद ये गुड को 16 रुपीज़ में ख़रीदा है और 19 रुपीज़ जो इसकी मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, इसी में सेल करे, तो ऐसे में इसे जो प्रॉफिट होगी वो कितने की हो जाएगी, 3 रुपीज़ की हो जाएगी। प्रॉफिट परसेंट अगर हम कहेंगे कितने की हो जाएगी, तो हम कहेंगे 3 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये इसकी प्रॉफिट परसेंट होगी, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मुझे मिल जाएगा 18.75%। तो ये परसेंट इसका प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा। ईज़िली ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अदरवाइज़ इसे सॉल्व करने का एक और शॉर्ट मेथड है, मैं यहीं पे बना देती हूँ। देखिए, मैं क्या मान लेती हूँ, अपनी मन से कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेती हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो इस ट्रेडर की रही होगी वो 100 रही होगी। ऐसे में उसे 5% का जब लॉस हो जाता है तो ऐसे में उसकी जो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी 95 रुपीज़। तो 95 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80% ऑफ मार्क प्राइस। आप इजीली इससे मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क प्राइस आपको क्या मिल जाएगी, मार्क प्राइस आपको मिल जाएगी 95, कहाँ यहाँ पे जगह थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, 95 इंटू 100/80, ये इसकी मार्क प्राइस बनेगी। ठीक, और इसकी कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 माना ही हुआ है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे ये 19 हुआ, ये 16 हुआ, इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 118.75। मतलब इसकी मार्क प्राइस मुझे क्या मिली,
118.75 मिली, जबकि कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपीज़ माना है, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया उसे 18.75 रुपीज़। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट है 18.75, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट भी क्या हो गया, 18.75%। तो जनरली जब परसेंट बताना हो या जनरली क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो शॉर्ट करने के लिए कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना सबसे बेस्ट होता है, जिससे काफ़ी कम कैलकुलेशन में बहुत जल्दी अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। आई होप सब आपको। क्वेश्चन है, 2 machines are sold for rupees 15,000 each. One is sold at a profit of 20% and the other at a loss of 40%. The overall profit or loss percentage is। कह रहा है कि 2 मशीन को इक्वल प्राइस में मतलब 15,000 और 15,000 रुपीज़ में सेल किया जाता है, जिसमें कि एक मशीन को सेल करने पे 20% की प्रॉफिट होती है और जबकि उसी प्राइस में दूसरी मशीन को सेल किया गया है तो 40% का लॉस होता है। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज की प्रॉफिट या लॉस होगा ये बताना है। देखिए, आपको परसेंट में बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो जब आपको परसेंट में जवाब देना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंटेज होगा, तो ऐसे में कितने रुपीज़ में इस मशीन को सेल किया जाता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर ये बताना होता कि ओवरऑल बताइए कि कितने रुपीज़ की प्रॉफिट या कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो इसमें ये मैटर करता है कि कितने रुपीज़ में ये मशीन सेल की गई है। अदरवाइज़ जब आपको परसेंटेज में जवाब देना है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इस मशीन की कोई मैटर नहीं करती है। क्लियर? क्वेश्चन अगर ऐसे भी बना देता कि 2 मशीन को इक्वल प्राइस में सेल करने पे एक मशीन पे 20% की प्रॉफिट होती है जबकि दूसरे मशीन पे 40% का लॉस होता है, तो बताइए ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, तो भी आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं इस 15,000 को एकदम हाइड कर लेती हूँ, एकदम दिमाग में ही नहीं रखती हूँ। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चलूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% का एक मशीन पे प्रॉफिट हो रही है जबकि दूसरे मशीन पे 40% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लूँ, जो कि जनरली अपने दिमाग में क्या होता है कि 20% की प्रॉफिट हो रही है तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 120 होगी, इसी के आधार पे इसका रेशियो निकल जाता है। और दूसरे मशीन पे यहाँ पे क्योंकि 40% का लॉस हो रहा है तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो इसकी सेलिंग प्राइस 60 बन रही होगी, तभी इसका 40% लॉस हुआ है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि दोनों मशीन को इक्वल प्राइस में सेल करना है। तो जब इक्वल प्राइस में सेल करना है तो मैं क्या करती हूँ, दूसरे मशीन की सेलिंग प्राइस के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब दूसरे मशीन की जो सेलिंग प्राइस क्या बनी, 120 बन गई और कॉस्ट प्राइस क्या बन गई, 200 बन गई। मतलब जब कॉस्ट प्राइस 100 हो तो सेलिंग प्राइस 120 और जब कॉस्ट प्राइस दूसरे मशीन की 200 हो तो ऐसे में भी सेलिंग प्राइस वही इक्वल 120 ही आई। अब ऐसे में आपको ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या मिल गई, ओवरऑल सेलिंग प्राइस मतलब टोटल सेलिंग प्राइस आपको मिल गई 240 और टोटल कॉस्ट प्राइस आपको क्या मिल गई 300। अब 300 पे की कॉस्ट प्राइस पे 240 में सेल हुआ है ओवरऑल कंप्लीट, तो इसका मतलब इसको लॉस कितना हुआ है, ओवरऑल लॉस 60 रुपीज़ हुआ है 300 पे। ठीक है, तो बस ऐसे ही हो गया, लॉस परसेंटेज निकल गया। अब लॉस परसेंटेज क्या मिला है मुझे, लॉस परसेंटेज मिल गया है 20% का। बस हो गया, इसका आंसर आ गया, 20% का इसको लॉस हो गया।